अस्सलाम वालेकुम प्रोफेशनल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा जो टेक से रिलेटेड है वो ऐसी चीज़ है जो कि आपको डेली रूटीन्स में बहुत ज़्यादा उसका यूसेज होता है, जिसमें एडवांस टेक्स, कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे कलेक्शन और डिडक्शंस का एलिमेंट है। लोग क्या करते हैं, दोनों चीज़ें कर जाते हैं बहुत जगह पे, और ये एरर्स मैंने कई जगह देखा भी है। देखिए, यहाँ पे कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। कलेक्टिबिलिटी होती है एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग पर होती है, कि जब आपके पास इनवॉइस आ रही होती है, जैसे आपके पास इंटरनेट्स के बिल्स वगैरह आते हैं या आपके पास जब इम्पोर्ट के स्टेशन में आते हैं, जैसे कि स्टेज पर आते हैं 148 में, वो कलेक्टिबिलिटी काउंट की जाती है, वो डिडक्टिबिलिटी नहीं है। डिडक्टिबिलिटी जो आती है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट आती है। आज का हमारा जो टॉपिक आएगा वो स्पेसिफिकली डिडक्शंस ऑफ डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स पे। देखिए, टैक्स कार्ड सबके पास होते हैं, सब कुछ आइडेंटिफाई सब कुछ देख लेते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन उस टैक्स कार्ड में एक चीज़ होती है, रिजीम डिफाइन नहीं होता है। रिजीम का मतलब है कि क्या वो जो आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं वो मिनिमम टैक्स है, क्या वो एडजस्टेबल टैक्स है या फाइनल टैक्स है। बहुत सारे आप अगर आप एक्सपोर्टर्स में देखेंगे तो जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो उसको 153 के अंदर डिडक्शन कर लेते हैं, जबकि वो 153 के डिडक्शंस नहीं है, वो 154 के डिडक्शंस हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे कि अगर आप 150 इसमें जाएंगे तो आपको नज़र भी आएगा कि वो डिडक्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम 154 पे जाते हैं, देखें। जो- ये देखिए 154 के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी एक्सपोर्ट, ये जो लिखा हुआ है एवरी रजिस्टर्ड डीलर in foreign exchange shall at the time of realization of foreign proceeds on account of export of goods by an exporter। ये आ गई बात डायरेक्ट एक्सपोर्ट की। उसमें ये कहते हैं कि 1% यानी कि डिडक्टेड द रेट डिडक्ट टैक्स इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स कौन सा है? ये एडवांस टैक्स वो वाला है जो 147(6)(c) के अंदर आया था फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर। तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बात आ गई कि अगर आपने डायरेक्ट एक्सपोर्ट की है तो आपका 154 में 1% कटेगा, और एडवांस टैक्स 147(6)(c) में आपका 2% 1% कटेगा। तो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, इसका रिजीम जो है ना वो मिनिमम टैक्स है। आखिर में नीचे जाके देखेंगे हम तो आपको नजर भी आएगा। अच्छा, अभी तक देखें यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब ये हो गया एट द टाइम ऑफ जब पेमेंट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट डिडक्टिबिलिटी में आएगा या कलेक्टिबिलिटी में आएगा? ऑब्वियसली बात है, डिडक्टिबिलिटी में आएगा। जहाँ पेमेंट स्टैब्लिश आ जाएगी वहाँ पे डिडक्टिबिलिटी होगी, और अगर कोई चीज़ एडवांस आपका कलेक्ट हो रहा है एट द इनवॉइस स्टेज पे, यानी कि सेल्स के स्टेज पे, तो वो हमेशा याद रखें कलेक्टिबिलिटी पर आएगी। फिर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे ना, देखिए सर मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे 3B में आए, देखें यहाँ पे, आप ये देखें 3B में एवरी डायरेक्ट एक्सपोर्टर एंड एन एक्सपोर्ट हाउस अंडर रजिस्टर्ड ड्यूटी एंड टैक्स रिमेंशन ऑफ फॉर एक्सपोर्ट रूल्स 2001। तो यहाँ पे देखें, और आगे नीचे लिखा होगा शेल एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर अ फर्म कॉन्ट्रैक्टेड टू एन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर। अब अगर मैं मिसाल लेता हूँ एक बंदा जिसका 100% एक्सपोर्टर है, 100% वो एक्सपोर्टर है, अगर वो किसी से कोई चीज़ लेगा तो वो इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये 154 के अंदर डील करेगा, 153 के अंदर डील नहीं करेगा। लोग अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, लोग इसको 153 में डिडक्शंस कर लेते हैं, जबकि ये 154 की डिडक्शंस में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हाउस को अगर आपने कुछ सेल किया है और आप उन्होंने जब आपको पेमेंट की है तो वो भी 2%। अच्छा, इस पूरे सेक्शन में 2% ही डिडक्शन होगी। आगे आप जाके देखेंगे भी तो, और रिजीम भी इसने डिफाइन किया हुआ है। आखिर में जाके देखें, सबसेक्शन 4 देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने द टैक्स डिडक्टेड इन दिस सेक्शन शैल बी मिनिमम टैक्स। यानी कि अगर आपने डायरेक्ट एक्सपोर्टर का टैक्स काटा है 2%, 1+1, या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर का काटा है 1+1, तो वो दोनों क्या कहलाएगा, मिनिमम टैक्स में फॉल करेगा। एक तो चीज सबसे पहले ये होगा, टैक्स कार्ड सबके पास होता ही है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। 153 के अंदर, अब हम 153 के अंदर आते हैं तो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए
ये चीज़ें सबको पता होंगी कि आपकी टैक्स डिडक्शंस किस सेक्शन में किस तरीके से होती हैं, सबको पता होता है कि भाई है ना, वो 75% की ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे ना टैक्स रिजीम के ऊपर बात की गई है, जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो 153 का शुरू हो रहा है, एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन। अब प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है, वो जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें लिख दिया है, मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग एडवांस में। अगर एडवांस में भी दिया गया टू आर रेजिडेंट पर्सन, यानी कि रेजिडेंट पर्सन के लिए 153 है, और नॉन रेजिडेंट के लिए जो ऊपर वाला सेक्शन है 152 है। उसके बाद ने ये कह दिया कि भाई ये इसने बता दिया 75,000 की लिमिट, ये सबको पता है। ठीक है ना, मैं नहीं बता, मैं इस पे नहीं जा रहा। मैं सबसेक्शन 3 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द टैक्स डिडक्टेबल, लेकिन सर डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन, अंडर सबसेक्शन 1, और तो वो क्या होगा, मिनिमम टैक्स में फॉल किया जाएगा। लेकिन उसने कहा दो बंदे ऐसे होंगे, हम उनको मिनिमम टैक्स में नहीं ले जाएंगे, वो नॉर्मल टैक्स के रिजिम में है। कौन होंगे वो? एक कंपनी, यानी कि सिर्फ कंपनी बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स, या तो मैन्युफैक्चरर हो वो कंपनी, इंडिविजुअल एओपी की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल एओपी की बात नहीं कर रहा, या पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो। अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी कुछ भी करती हो सॉरी, तो उसके लिए जो है ना मिनिमम टैक्स नहीं है। अब भाई अगर कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है, फिर क्या करें? तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो मिनिमम टैक्स ही फॉल करेगा ना, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मिनिमम टैक्स ही फॉल करेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा? उसके लिए भी सिमिलर यही होगा। फिर उसने यहाँ 153 की सारी चीज़ें बता दी इसने कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात ये होती है कि आपको जब आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो पर्सन, वो एओपी है, इंडिविजुअल है, या कंपनी है। फिर उसका देखा जाता है कि कौन सी सर्विसेज, कौन से गुड्स वो प्रोवाइड कर रहा है। आगे जाके आप देखेंगे सेकंड शेड्यूल के अंदर, तो पार्ट 2 के अंदर और पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर बताया गया है कि रिड्यूस रेट के ऊपर भी बात की गई है। हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, हमें इनवॉइस मिलते हैं, स्टैंडर्ड रेट डायरेक्ट काट देते हैं, बस बोलते हैं यार स्टैंडर्ड रेट है स्पेसिफिक, क्योंकि टैक्स कार्ड में ना सेकंड शेड्यूल की चीज़ें लिखी हुई नहीं होती हैं। हम एक एक करके उस सेकंड शेड्यूल को देखना चाहेंगे कि ये सेकंड शेड्यूल किस तरीके से फॉल करता है, किस तरीके से आपको डिफाइन करता है। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती हैं। हम सेकंड शेड्यूल पे चलते हैं। ये इस तक हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल हमेशा जहाँ पे भी रेट्स लिखे होते हैं वो हमेशा फर्स्ट शेड्यूल में फॉल करते हैं, चाहे वो कलेक्टिव रेट, जितने भी टैक्स के रेट हैं वो सब यहीं फॉल करते हैं आपके पास। ये पार्ट सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 किसके लिए, कि उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। एक टैक्स पेयर की इनकम कहाँ का एग्जेम्प्ट होती है, ये वो चीज़ बात बताता है। और जब पार्ट 2 आता है आपके पास, तो मैं बताता हूँ पार्ट 2 कहाँ आता है। ये देखिए, ये पार्ट 2 आया है। अब पार्ट 2 इसके ऊपर ये बात कर रहा होता है कि रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। अब जाके आप नीचे देखेंगे ना टैक्स रेट की रिडक्शन, तो यहाँ पे आपको देखें कई जगह पे लिखा हुआ आएगा 152। देखिए हर किसी का सेक्शन लिखा हुआ आता है 152, 150, 153 जाएगा, हम रुक जाएंगे। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, यहाँ लिखा हुआ क्या आ रहा है, द रेट ऑफ टैक्स अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 अंडर सेक्शन 153 फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिगरेट्स। सिगरेट्स के ऊपर उसने अलग रेट डिफाइन किया हुआ है। इसी तरीके से हमें रेट्स जो है ना डिटरमाइन करने पड़ते हैं। अब देखिए ये रिड्यूस रेट आया है, देखिएगा 4C के अंदर, द रेट ऑफ टैक्स अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 53 in case of distributor, dealer, sub dealer, wholesaler, retailer of fast moving goods, consumer fertilizer, electronics, excluding mobile phone, तो इनके ऊपर उसने बोला भाई 0.25% होना चाहिए ऑन द ग्रॉस वैल्यू, ऑन द ग्रॉस वैल्यू। उसके बाद और वो बंदे जो, वो जो टैक्स पेयर है, जो ये डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स या सब डीलर होलसेलर, वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में हो, सेल्स टैक्स की और इनकम टैक्स में भी एक्टिव टैक्स पेयर हो, दोनों जगह हो। और उसने कह दिया प्रोवाइड, और वो टायर 1 के अंदर फॉल करना चाहिए, तो पर 0.25% है। एक बात ये आगे देखिए, यहाँ 153 की एग्जेम्पशन
जहाँ पे आपको सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 के अंदर और पार्ट 4 के अंदर 153 आएगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि यार क्या इसमें वो टैक्स एप्लीकेबल है कि नहीं है। डायरेक्टली स्टैंडर्ड रेट्स पे नहीं चले जाएगा, आपको उसकी इंडस्ट्री समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वो किस इंडस्ट्री में फॉल करता है। एक एफएमसीजी है तो वो उसका देखना पड़ता है कि आप एफएमसीजी में कहाँ फॉल करते हो। डायरेक्टली नहीं होता कि आप डायरेक्टली 0.5% काट दो, या जो भी रेट्स आप स्टैंडर्ड कार्ड उसमें दिए हुए हैं, टैक्स कार्ड में दिए हैं, आपको यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक। अब आप मैं इसके बाद हम अब आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। देखिए इसने इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बोला है, जहाँ 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 पे वो एग्जेम्पशन देता है ना, तो यार रिड्यूस रेट कहता है, तो वो हमेशा इंडस्ट्री फोकस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर आप फोर्थ शेड्यूल में आए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्टर, जैसे कि ये फोर्थ शेड्यूल आया है, मेजॉरिटी अब अक्सर क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता कि यार ये एक एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, तो मुझे टैक्स का रेट क्या डिफाइन करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 150 54 क्लॉज 54 और 45 ए 45 और 45 ए, जिसमें उसने बताया है कि भाई 153 का सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होता। किसके ऊपर नहीं होता? मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर के ऊपर, जो मैन्युफैक्चरर भी और एक्सपोर्टर भी है। प्रोवाइडेड उसने बोला कब नहीं होता एप्लीकेबल, भाई बता दो मुझे। उसने कहा द मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर शेल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द पेमेंट मेड इन सोल्ड इन पाकिस्तान। अगर वो एक्सपोर्टर माल बना के पाकिस्तान में बेचता है तो उसके ऊपर 153 की एप्लीकेशन होती है, उसको करना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा उसके ऊपर एक एक्सपोर्टर अगर 95 या 95 से ऊपर की उसकी एक्सपोर्ट है और 5% वो सेल करता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल 153 नहीं होगा। तो दिमाग में एक बात ये आती है कि अगर एक एक्सपोर्टर है जिसका 45% है, तो उसका टैक्स क्या होगा? तो 45 ए उसके बारे में बताता है कि उसका टैक्स 1% कटता है और 1% वो टैक्स काटेगा। ये चीजें इसमें लिखी हुई है स्पेसिफिकली, देखिए। तो ये देखिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं। अब उसने यहाँ भी देखिए इंडस्ट्री बता दी, देखिए यहाँ पे भी उसने इंडस्ट्री बताई है। इंडस्ट्री हमेशा इंडस्ट्री फोकस लेके चलेंगे ना, तो आपको आसानी होगी कि अपनी अपने बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए आप बोलोगे मेरा टैक्स कितना एडवांस कितना मैं पे करूंगा। इसी तरह आप नीचे आएंगे 46 आएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि भाई यहाँ पे ना उसने फिर बोल दिया कि भाई मैं फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक हुआ, तो उसने कहा भाई 153 का सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता। किन पे होता? प्रोविंस गवर्नमेंट पे नहीं होता, प्रोविजनल गवर्नमेंट पे नहीं होता, लोकल गवर्नमेंट पे नहीं होता, पर्सन जो आज़ाद कश्मीर में है उसमें नहीं होता। लेकिन यहाँ फिर उसने बोल दिया यहाँ पे लाके कि एक इंडस्ट्री आ गई मिल्क, यानी कि डेयरी, डेयरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह इसने इस सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं स्पेसिफिकली। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप किस रिजीम में आते हैं। आप किसको पेमेंट, मैं अगर विदहोल्डिंग एजेंट हूँ, मैं ये देखता हूँ मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ। मैं ये देखूंगा कि मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ, उसकी इंडस्ट्री क्या है, वो उसका टैक्स पेयर का स्टेटस क्या है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, एओपी है। उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या इसमें स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल होगा या इसमें रिड्यूस रेट एप्लीकेबल होगा। तो ये देखिए ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको डेली की बेस पे मिलेंगे। सबके पास असेसमेंट आती हैं, असेसमेंट फाइलिंग, देखिए ये सारी जो होती है ना, ये सीजनल भी होती है, ये डेली बेसिस पे नहीं होंगी आपके पास, या सीजन पर होंगी, या कभी उन्होंने नोटिस को उठा लिया है तो उसके ऊपर। लेकिन विद होल्डिंग का ऐसा कानून है, विद होल्डिंग ऑफ टैक्स का ऐसा कानून है कि ये थ्रू आउट द टैक्स चलता है। अब ये क्यों होता है, ये भी पूछे क्यों होता है। इसको होने का पर्पज ये है क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपका इंतजार थोड़ी करेंगे कि आप साल के आखिर में जब टैक्स साल के आखिर में जब आओगे तब टैक्स दे देना। ऐसा नहीं है। आप किसी की भी एग्जाम्पल ले लें, आप एक सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन का हर महीने टैक्स कटता है। ये थोड़ी होगा जब साल के आखिर में रिटर्न फाइल करेगा तो ले लेगा, नहीं पैसे दे देगा, नहीं। वो तो उसकी एडजस्टमेंट मिल जाती है उसको, या जितना उसने पे ऑफ किया होता है उसकी एडजस्टमेंट मिल जाती है। 148 में भी देख लें आप, किसी भी सेक्शन में उठा के देख लें आप, आपके पास ये पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देख लें, विद होल्डिंग का टॉपिक ऐसा है जो थ्रू आउट द टैक्स ईयर चलता है। थ्रू आउट आपको चलता रहेगा। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस ऑन दैट ना, कि आपको जब खास तौर पे जो जीएम्स जो होते हैं या जो मैनेज फाइनेंस होते हैं, उनको ये देखना चाहिए यार हमारा जो टैक्स डिडक्शन हुई है सही हुई है कि नहीं हुई है।
हमें ये चीज़ का या और किसी कंपनी के अंदर ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट डिफाइंड है, तो इंटरनल ऑडिट का काम ही देखना है कि भाई हम पे सही टैक्स, हमारी जो पेमेंट रिसीव हुई है उसमें सही टैक्स काटा है कि नहीं काटा उसने, या डिडक्शन हमारी जो हम किसी के डिडक्शंस कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बदकिस्मती से ये एलिमेंट है ना, बहुत जगहों पे लैग करता है। और इसी की वजह से आप एक जब आप क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करते हैं, उसमें भी गलती होती है, और जब आप मॉनिटरिंग करवाते हो ना, आप उसमें भी फँस जाते हो। मिसाल है, एक एक्सपोर्टर है, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मिसाल है कि एक्सपोर्टर है, उसकी 100% सेल है। उसका सब लोग उसका टैक्स जो है 154 में काट रहे हैं। लेकिन उसने कुछ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की, तो लोगों ने क्या किया, उसने बोला इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट तो लोकल सेल है, तो उसने बोला भाई 154 नहीं 153 में टैक्स काटना चाहिए। भाई 153 में मेरा टैक्स काटोगे, तो मैं ये मुझे बात बताओ, क्या वो मेरी 153 में टैक्स काटने से वो मेरी लोकल सेल नहीं कहलाएगी? और मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिखाऊँगा कि मेरा तो 100% एक्सपोर्ट है, तो वो तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट वाला तो आपको नोटिस कर देगा 111 का, अनएक्सप्लेन्ड इनकम करके बोलेगा आपने तो अपनी लोकल से छुपाई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लोग या जीएम्स या फाइनेंस मैनेजर या सीनियर फाइनेंस इग्नोर कर देते हैं, यार कोई मसला नहीं है, टैक्स काट तो दिया, कहीं भी काटे, किसी भी रिजीम में डाल दें। नहीं दोस्तों, ये रिजीम जो है ना बहुत स्पेसिफिक होती है, आपको बड़ा बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। इवन किसी अगर आप एडवांस टैक्स कलेक्ट भी कर रहे हैं, तब भी देखना पड़ता है कि आपने एडवांस टैक्स सही कलेक्ट किया भी है कि नहीं किया हुआ। और जब आप ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे देखनी पड़ती हैं। लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इसको इग्नोर कर देते हैं। आप पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उठा के देख लें, कहीं आपको डेली की बेसिस पे या थ्रू आउट टैक्स ईयर आपको इतनी कंप्लायंसेस नहीं मिलेंगी। मतलब ये एक वाहिद ऐसी कंप्लायंस है जो हर वक़्त आपके साथ जुड़ी हुई रहेगी। तो यही सारी चीज़ें जो मैं आज के टॉपिक में आपसे करना चाहता था। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। आपका ताकि मैं उसका अच्छी तरीके से जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।